नमस्कार, प्रॉपर्टी एक्सपर्ट आप देख रहे हैं। मैं हूं विकास शर्मा। क्या बिल्डर होम बायर से ट्रांसफर चार्ज वसूल सकता है? क्या ये कानूनन सही है? इस बारे में हम बात करेंगे और साथ ही आज हम बात करेंगे कि आपकी वसीयत कितनी महत्वपूर्ण होती है। बात अगर प्रॉपर्टी की हो तो शुरू करते हैं प्रॉपर्टी एक्सपर्ट और जानते हैं कि किस तरह की जानकारी आज आपके लिए बेहद जरूरी। यह हमेशा से कहा जाता है कि रियल एस्टेट सेक्टर में पारदर्शिता की कमी है और इसका फायदा डेवलपर्स बखूबी उठाते हैं। फ्लैट बुकिंग से लेकर पोजीशन तक खरीदारों से कई तरह के चार्ज वसूल किए जाते हैं और इन दिनों फ्लैट सेल करने के एवज में ट्रांसफर चार्ज वसूल किया जा रहा है। खरीदार न चाहकर भी ट्रांसफर चार्ज देने पर मजबूर है। क्या यह कानूनी रूप से मान्य है? क्यों डेवलपर्स चार्ज वसूलने के लिए अधिकृत हैं? इस रिपोर्ट के जरिए देखते हैं। इंसान अपनी मेहनत की पाई जोड़कर अपने लिए घर खरीदता है, लेकिन घर खरीदना आसान काम बिल्कुल भी नहीं है। बढ़ती महंगाई और बिल्डर्स की मनमानी किसी भी इंसान को बेहद मानसिक थकान और टेंशन में डाल देती है। रियल एस्टेट सेक्टर में पारदर्शिता की कमी की वजह से बिल्डर्स खुलकर अपनी मनमानी करते हैं और बिल्डर्स की मनमानियों का ही एक नमूना है ट्रांसफर चार्ज। क्या है ट्रांसफर चार्ज? फ्लैट को सेल करने की एवज में बिल्डर ट्रांसफर चार्ज लेते हैं। आपने कोई फ्लैट खरीदा और किसी कारणवश आप उस फ्लैट को किसी तीसरे व्यक्ति को बेचना चाहते हैं। तीसरे पक्ष को फ्लैट बेचने के लिए डेवलपर्स ट्रांसफर चार्ज वसूल करते हैं। अगर आप ट्रांसफर चार्ज चुकाने से मना करते हैं तो डेवलपर उस फ्लैट का एनओसी नहीं देते। रियल एस्टेट क्षेत्र के जानकारों का कहना है कि बिल्डर प्रॉपर्टी की कीमत में तेजी से एप्रिसिएशन आने पर डेवलपर ट्रांसफर चार्ज को बढ़ा देते हैं। कुछ साल पहले तक डेवलपर्स 50,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक एक मुश्त चार्ज करते थे, लेकिन मौजूदा समय में डेवलपर्स 200 से 500 रुपए प्रति वर्ग फीट की दर से ट्रांसफर चार्ज वसूल रहे हैं। क्या कोऑपरेटिव सोसाइटी ट्रांसफर चार्ज वसूल करती है? अगर किसी फ्लैट मालिक की सोसाइटी कोऑपरेटिव सोसाइटी है तो वो ट्रांसफर चार्ज वसूल करती है। कोऑपरेटिव सोसाइटी में फ्लैट का मालिक उस सोसाइटी का एक शेयर धारक होता है जो उसे फ्लैट के रूप में मिला होता है। ट्रांसफर चार्ज सोसाइटी के सदस्य द्वारा निर्धारित किया जाता है। कोऑपरेटिव सोसाइटी 25,000 रुपए से ज्यादा की राशि ट्रांसफर चार्ज के तौर पर नहीं ले सकती। क्या सर्विस सोसाइटी ट्रांसफर चार्ज वसूल करती है? अगर सर्विस सोसाइटी ने मेंटेनेंस, रिपेयर आदि का वर्क कराया है तो वो ट्रांसफर चार्ज वसूल कर सकती है। हालांकि सर्विस सोसाइटी फ्लैट के मालिकाना हक को लेकर ट्रांसफर चार्ज नहीं ले सकती। क्या डेवलपर्स द्वारा वैध है ट्रांसफर चार्ज लेना? भारत में ऐसा कोई कानून नहीं है जो डेवलपर की ओर से ट्रांसफर चार्ज वसूले जाने को वैध ठहराता हो। डेवलपर्स के खिलाफ अवैध रूप से ट्रांसफर चार्ज वसूलने को लेकर अनगिनत शिकायतें दर्ज हैं। कई डेवलपर सोसाइटी को अपने अधिकार में लेकर भी ट्रांसफर चार्ज वसूलते हैं। क्या है कानून? प्रॉपर्टी एक्ट 1882 के मुताबिक डेवलपर्स द्वारा ट्रांसफर चार्ज वसूलना इस कानून का उल्लंघन है। एक्ट में कहा गया है कि फ्लैट के मालिक के पास ही सभी तरह के अधिकार होते हैं और बिल्डर के पास कोई भी अधिकार नहीं है कि वो ट्रांसफर चार्ज वसूले। अगर डेवलपर ऐसा करता है तो वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का भी उल्लंघन करता है। खरीदार कर सकता है शिकायत। अगर कोई डेवलपर ट्रांसफर चार्ज की डिमांड कर रहा है और नहीं देने की सूरत में कहता है कि प्रॉपर्टी का एनओसी नहीं मिलेगा, तो ऐसी स्थिति में आईपीसी की धारा 384 और 385 के तहत बिल्डर के खिलाफ शिकायत की जा सकती है। इन दोनों धारा में शिकायत दर्ज कराने पर और दोषी पाए जाने पर डेवलपर को सजा हो सकती है। प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2007 के मुताबिक भी डेवलपर द्वारा एक्स्ट्रा चार्ज वसूलना अधिनियम की धारा 4 के तहत दुरुपयोग समझा जाता है। प्रॉपर्टी एक्सपर्ट, समाचार प्लस।
तो जाहिर तौर पर जब ट्रांसपेरेंसी की बात आती है तो ये आपके लिए बहुत अहम जानकारी है और आप अगर जागरूक हैं तो आपको किसी तरह की दिक्कत नहीं होगी। लीगल एक्सपर्ट है हमारे साथ संजय चड्ढा जी इस वक्त जुड़े हुए हैं, उनसे बात करेंगे। संजय जी, अमूमन लोगों की ये सबसे बड़ी परेशानी होती है कि आखिर वो करें तो क्या करें, बिल्डर मनमानी करता है, एनओसी नहीं देता है। किस तरह से ट्रांसफर चार्ज को लेकर बायर को जागरूक होना होगा और कानून में इसकी कितनी जगह है और किस तरह की जगह है? सबसे पहले तो ये बताना बहुत जरूरी है कि ट्रांसफर चार्जेस जो हैं वो उसका स्थान कहीं पे भी कानून में दिया नहीं गया है। किसी भी प्रकार से जब हम एक प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो उसका रजिस्ट्रेशन होता है, वो रजिस्ट्रेशन के ऊपर एक राशि दी जाती है, एक शुल्क लगता है जो कि सरकार चार्ज करती है। रजिस्ट्रेशन के चार्जेस सब रजिस्ट्रार के यहाँ पे जमा होते हैं और जो स्टैंप ड्यूटी लगती है वो सरकार को दी जाती है। बिल्डरों के द्वारा अगर इस तरह का कोई ट्रांसफर फी ली जाती है तो वो फी, उसका एक उदाहरण मैं देता हूं, वो फी इस तरीके से है कि जैसे मैंने अपना घर किसी व्यक्ति को बेचा, ठीक है, और अब वो जो व्यक्ति अंदर आ रहा है तो उस जो घर के बाहर दरबान खड़ा होता है वो रोक ले उसको कि आप अंदर नहीं जा सकते। इट इज लाइक दैट। तो कहने का मतलब यह है कि ये बिल्कुल वैध नहीं है कि इस तरह का कोई ट्रांसफर चार्ज लिया जाए। अगर इस तरीके का कोई ट्रांसफर चार्ज के रूप में कोई मांग बिल्डर करता है तो वो कानूनी तौर पे जायज नहीं है। उसकी शिकायत, जैसे कि हमारी रिपोर्ट में भी कहा गया है, वो कई प्रोविजंस के तहत की जा सकती है, टू द एक्सटेंड कि उसके लिए क्रिमिनल कंप्लेंट भी हम कर सकते हैं जिसमें कि बिल्डर को जेल भी जाना पड़ सकता है। तो ये एक बड़ा गंभीर मुद्दा है। वो लोग बिल्डर्स इस चीज को चार्ज नहीं कर सकते, जो कि हमने कई जगह देखा है कि इस तरह से चार्ज कर रहे हैं। ठीक है संजय जी, ये तो दिक्कत है, हर कोई शिकायत कर सकता है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कई सारे ऐसे लूप होल्स हैं, ऐसे आपको तकनीकी तौर पर फंसा देते हैं बिल्डर, जिसमें आप अथॉरिटी के पास जाते हैं तो भी जवाब नहीं मिलता है। तो ये लूप होल्स क्या, इन्हें कैसे दूर किया जा सकता है? अथॉरिटी की क्या भूमिका हो सकती है? देखिए, अथॉरिटी जैसे ही इस तरह की कोई डिमांड होती है, इसका जो मेरे को जो समझ आता है वो रास्ता ये है कि इस तरह से अगर कोई बिल्डर आपसे डिमांड करता है तो आपके पास स्ट्रेट अवे ये रास्ता है कि आप जाइए, अथॉरिटीज को उसकी शिकायत करिए और लिखित रूप से आप ये दीजिए कि इस तरह से ट्रांसफर के चार्जेस मांगे जा रहे हैं। क्योंकि लॉ में इसका कोई प्रोविजन नहीं है तो निश्चित तौर पे अथॉरिटी के पास कोई ऑप्शन नहीं है इसके अलावा कि वो उस पे उस आपकी शिकायत पे काम करे। और अगर यहां पे शिकायत के बावजूद अथॉरिटी कोई एक्शन नहीं लेती है तो आपके पास, जैसा कि हमारी रिपोर्ट में भी बताया, कि हम क्रिमिनल केस कर सकते हैं, दैट इज फार अवे। आप कंज्यूमर कोर्ट में जा सकते हैं, कंज्यूमर कोर्ट आपको इसमें जरूर मदद करेगी और सहायता करेगी। ठीक है संजय जी, अगर हम ग्राउंड्स की बात करते हैं, हकीकत की बात करते हैं, तो ये आपको भी बहुत अच्छी तरीके से पता है, जो बायर्स हैं उन्हें भी बहुत अच्छी तरीके से पता है। एनओसी नहीं देते हैं बिल्डर, डेवलपर कहते हैं कि तमाम चीजें लूप होल्स हैं, उनको लेकर के वो एनओसी अटका देते हैं। आप शिकायत करेंगे, एक वो अलग कानूनी प्रोसेस है, लेकिन उस चीज से कैसे निपटा जाए जो बिल्डर मनमानी करते हैं? बिल्डर्स की मनमानी के खिलाफ कोई जो रास्ता, सिर्फ जो मैंने बताया अभी, एनओसी को लेकर खासतौर पर हमारा जो फोकस है, एनओसी की आवश्यकता जब है तब एनओसी के बगैर भी हमको चलने की यहां पे आवश्यकता पड़ेगी। क्यों जरूरत पड़ेगी? जब हम बेच रहे हैं, हम उसके बायर हैं, हम उसके और जब हम उस प्रॉपर्टी को खरीद लेते हैं, बिल्डर का उस पर कोई अख्तियार नहीं रहता है। बिल्डर ने वो बना दी, उसके बाद अब हमें अगर उसको रीसेल करनी है तो उसकी सेल डीड हम सब रजिस्ट्रार के दफ्तर में करेंगे जाके, और वहां पे इसकी आवश्यकता नहीं है। सिर्फ दिक्कत वहां पे आती है जहां पे आपके पास ना पोजीशन है, आप अभी प्री स्टेज में है, प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हुआ है, वहां पे जरूर निश्चित तौर पे दिक्कत आती है। संजय चड्ढा, बहुत आम भाषा में हमारे अगर जो बायर हैं, दर्शक हैं, वो ये जानना चाहते हैं कि अगर कोई बिल्डर ट्रांसफर चार्ज के, तो बहुत सारी दिक्कतें होती है, आर्थिक तौर पर कोई अपना फ्लैट बेचना चाहता है, ट्रांसफर करना चाहता है प्रॉपर्टी को, तो वहां पर उसके पास अगर बिल्डर ऐसा कहता है तो क्या क्या स्टेप फौरन लेने होंगे बायर को? देखिए, सबसे पहली बात तो आप लिखित तौर पे बायर को उनसे कहना चाहिए कि आपकी जो डिमांड है आप मुझे लिखित तौर पे दीजिए, नंबर एक। नंबर दूसरा, उसको पूछना चाहिए बिल्डर से कि जो एग्रीमेंट हमने जिस वक्त किया था उसमें वो क्लॉज
क्लॉज कहां पे है। अगर ये लिखित तौर पे दे देता है जी, क्लॉज दिखा देता है, इसके बाद आपको सीधे पहली बात अथॉरिटी के पास उसको चैलेंज करना चाहिए और लिखना चाहिए कि इस तरह से इलीगली ये काम हो रहा है, और इमीडिएटली आप कंज्यूमर फोरम में जाइए। कंज्यूमर फोरम आज बहुत तेजी से इन चीजों पे निर्णय ले रहे हैं, और वहां पे आप जाइए, और साइमल्टेनियसली हमें क्रिमिनल कंप्लेंट करने का भी पूरा अख्तियार है। तो ये सारे स्टेप्स लेंगे तो मुझे नहीं लगता कि बिल्कुल, यानी लिखित तौर पर आपको बिल्डर से मांगना होगा, ये आपका हक है। अगर आपके पास प्रॉपर्टी है, मालिकाना हक आपके पास है, तो सारे राइट आपके पास हैं। बस अगर बिल्डर कोई मनमानी करता है और उसे नहीं देता है तो लिखित में आप मांगिए, क्लॉज के बारे में बात कीजिए और इसके बाद अपना एक स्टेप आगे बढ़ाइए, और बहुत आसान है जिससे आप बच सकते हैं। संजय चड्ढा जी हमारे साथ लगातार बने हुए और बेहद अहम जानकारी आप तक पहुंची है। लेकिन अगर आप बात करें वसीयत की, क्योंकि बहुत अहम होती है वसीयत के बिना प्रॉपर्टी का अधिकार नहीं मिल पाता है। आपके दिमाग में यह भी सवाल बार बार आता होगा कि आपके जाने के बाद आपकी प्रॉपर्टी का होगा क्या, किसको इसे वाजिब हक के रूप में दिया जाए। हमारी रिपोर्ट देखिए, बहुत सारी जानकारी इससे मिल जाएगी और तमाम महत्वपूर्ण जानकारी इस रिपोर्ट में है। वसीयत सबसे महत्वपूर्ण कानूनी कागजी दस्तावेज होता है। प्रॉपर्टी की दुनिया में इसका महत्व बहुत ज्यादा है। इसमें वसीयत करने वाले अपनी मौत के बाद जायदाद के बंटवारे के बारे में वर्णन करता है। इसमें पूरी चल और अचल संपत्ति के बारे में ब्यौरा लिखा होता है। संपत्ति के अधिकार को पुख्ता करने में इसका रोल बेहद महत्वपूर्ण होता है। वसीयत केवल संपत्ति का अधिकार ही प्रदान नहीं करती, बल्कि वसीयत से कई तरह के टैक्स के फायदे भी उठाए जा सकते हैं। वसीयत के जरिए संपत्ति को ट्रांसफर करने के बाद इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया जा सकता है, लेकिन जरूरी है वसीयत का सही और स्पष्ट तरीके से बना होना। स्टेप 1, आपकी वसीयत एक सादे कागज पर साफ राइटिंग में लिखी या टाइप्ड होनी चाहिए। स्टेप 2, वसीयत बनाने के बाद आखिर में 2 गवाहों के समक्ष दस्तखत करें। गवाह भी अपना पूरा नाम और पता लिखकर दस्तखत करे। एक बात का जरूर ध्यान रखें कि गवाह की उम्र वसीयत करने वाले से कम होनी चाहिए। स्टेप 3, आप अपनी वसीयत में लिखें कि मैं अपनी होशो आवाज में पूरी बात का जरूर ध्यान रखें कि गवाह की उम्र वसीयत करने वाले से कम होनी चाहिए। स्टेप 3, आप अपनी वसीयत में लिखें कि मैं अपनी होशो आवाज में पूरी तरह से स्वस्थ मानसिक अवस्था में वसीयत कर रहा हूँ। इसमें आप अपनी शैक्षणिक योग्यता का जिक्र जरूर करें। स्टेप 5, वसीयत के हर पेज पर नंबर डालकर दस्तखत करें। आखिर में पूरी पेज संख्या लिखें। कहीं करेक्शन किया गया हो तो वहाँ भी दस्तखत जरूर करें। स्टेप 6, वसीयत कहाँ रखी गई है, इस बारे में एग्जीक्यूटर और वसीयत का लाभ पाने वालों को पता होना चाहिए। एक ऑप्शन अपने वकील के पास वसीयत की कॉपी रखने का भी हो सकता है। साथ ही आपको इन बातों का ख्याल रखना भी जरूरी है। वसीयत की भाषा सीधी और सरल होनी चाहिए। वसीयत पूरी हो जाने के बाद अगर आपको कुछ और याद आने लगा हो तो उसे अलग से लिखकर वसीयत में जोड़ा जा सकता है। इसे पूरक कहते हैं। अगर एक ही चीज कई लोगों को देनी है तो उसकी कीमत ना लिखकर उसका प्रतिशत लिखें। इस बात का भी ध्यान रखें कि अगर वसीयत लिखने में बहुत ज्यादा करेक्शन हो गए हों तो इसकी नई कॉपी बनाना ही मुनासिब होगा। अगर वसीयत में किसी तरह के ट्रस्ट के बनाए जाने की बात हो तो उस ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन जरूरी है। आप चाहें तो वसीयत की वीडियोग्राफी भी करा सकते हैं। इसमें हर बात साफ साफ बोलकर और डॉक्यूमेंट दिखाकर रिकॉर्डिंग की जानी चाहिए। अगर किसी व्यक्ति ने वसीयत नहीं की है तो मरने वाले के परिवार के सदस्यों के बीच संपत्ति का बंटवारा उत्तराधिकार अधिनियम के तहत ही होगा। मृतक की पत्नी या पति को खुद ब खुद संपत्ति नहीं मिलती, बल्कि बच्चे और रिश्तेदार भी इसके हकदार होते हैं। इसमें वकील और अदालत की जरूरत आ पड़ती है। इंडियन टैक्सेशन एक्ट 1925 की धारा
2 के अनुसार ये प्रावधान हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध और ईसाइयों पर ही लागू होता है। मुस्लिमों के लिए मुस्लिम पर्सनल लॉ है, जिसके अनुसार उनकी वसीयत बनती है। चलिए आप जानते हैं वसीयत और टैक्स की दुनिया के बारे में। वसीयत केवल संपत्ति का अधिकार प्रदान ही नहीं करती, बल्कि वसीयत से कई तरह के टैक्स के फायदे भी उठाए जा सकते हैं। वसीयत के जरिए संपत्ति को ट्रांसफर करने के बाद इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया जा सकता है। ऐसा करने के लिए संयुक्त परिवार, अवयस्क बच्चों या अवयस्क पोतों के लिए वसीयत की जा सकती है, जिससे सेक्शन 64(1) के प्रावधान के अधीन इनकम की क्लबिंग न हो। वसीयत के द्वारा एसेट्स को कोई भी व्यक्ति अपनी पत्नी या अपने पुत्र वधू को बिना किसी तरह के लेन देन किए ट्रांसफर कर सकता है तथा इस पर सेक्शन 64(1) के प्रावधान की क्लबिंग भी नहीं लागू होगी। जहां पर कोई व्यक्ति अपनी मृत्यु के बाद चैरिटेबल ट्रस्ट का निर्माण करना चाहता हो या चैरिटी के उद्देश्य से जनहित में संपत्ति को ट्रांसफर करना चाहता हो, तो वो ऐसा वसीयत के माध्यम से आसानी से कर सकता है। इसके अलावा वसीयत द्वारा HUF यानी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली तैयार कर टैक्स की बचत की जा सकती है। वसीयत के द्वारा बच्चों या पोतों के लिए टैक्स प्लानिंग की जा सकती है। वसीयत द्वारा अपनी पत्नी को फंड्स ट्रांसफर द्वारा भी टैक्स प्लानिंग की जा सकती है। वसीयत द्वारा पुत्र वधू को संपत्ति ट्रांसफर द्वारा टैक्स प्लानिंग की जा सकती है। प्रॉपर्टी एक्सपर्ट, समाचार प्लस। और लीगल एक्सपर्ट संजय चड्ढा जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। संजय जी, बहुत सारी जानकारी इस रिपोर्ट के जरिए तो मिल गई है, लेकिन दिक्कत कहां आती है? क्योंकि तमाम लोग ये जानना चाहते हैं कि कहां तकनीकी तौर पर, कानूनी तौर पर दिक्कतें हो जाती हैं वसीयत को लेकर, तो वो पॉइंट्स कौन कौन से हैं ताकि उनमें वसीयत लिखते समय को ध्यान देने की सबसे ज्यादा जरूरत होती है और टैक्स को लेकर किस तरह से मदद और मिल सकती है? देखिए, सबसे बड़ी एक बात है कि अगर ये बात समझ ली जाए कि वसीयत बना ली जाएगी, वसीयत हर व्यक्ति की होगी, तो एक बहुत बड़ा जो इसका उद्देश्य पूरा होगा वो ये होगा कि लिटिगेशन में काफी कमी हो जाएगी। ये देखना है। नंबर दूसरी बात यह है कि अगर एक व्यक्ति वसीयत बनाता है तो वो अपने हिसाब से जिसको वो चाहता है उसको प्रॉपर्टी दे सकता है। अगर वो वसीयत नहीं होगी तो उसकी विल के हिसाब से, उसकी इच्छा के अनुसार प्रॉपर्टी नहीं जा रही है, तो फिर कानून जो है उसके आधार पर प्रॉपर्टी जा रही है। अब अगर कानून के आधार पे उसमें कई ऐसे लोग भी हो सकते हैं जिनको कि वो नहीं देना चाहता है, वो चाहता है कि मेरे बाद मेरी सिर्फ पत्नी को जाए, या किसी और जो रिश्ते में नहीं भी आता है, जिसने उसकी सेवा की है, जिसने उस पर पूरी तहे जिंदगी उसके साथ रहा है, उसको जाए, तो वो उसको भी दे सकता है। तो सबसे बड़ी बात, एक तो लिटिगेशन बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। पारिवारिक जो हमने देखा है कि कई बार पाया जाता है कि परिवारों में लड़ाइयां हो रही हैं प्रॉपर्टी के बीच, ऐसा बहुत आम है। अगर सही समय पर एक विल लिखी गई है तो वो सब चीजों से बचा जा सकता है। अब अगला सवाल ये उठता है कि सही समय कौन सा है? सही समय कोई एज नहीं। लोग सोचते हैं कि जब मैं रिटायर होऊंगा उससे पहले मैं लिखूंगा वसीयत। नहीं, जो सही समय है वसीयत लिखने का, द मूवमेंट, उस क्षण जब एक व्यक्ति एक प्रॉपर्टी को एक्वायर करता है, वो सबसे सही समय है, उसी दिन लिख दीजिए। अब इसका मतलब यह नहीं कि एक बार आपने वसीयत लिख दी तो अब दूसरी प्रॉपर्टी लेंगे तो क्या? वसीयत को आप जब चाहें बदल सकते हैं। वसीयत जो मान्य वसीयत है वो है लास्ट सर्वाइविंग विल। जब आदमी की जो आखिरी जो विल है वो मानी जाएगी। अगर उससे पहले मैंने 6 विल लिखी हैं वो नहीं मानी जाएंगी, जो आखिरी विल होगी वो जाएगी। एक और बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु है, लोग कहते हैं कि विल रजिस्टर्ड है कि नहीं रजिस्टर्ड है। ये देखिए, कानून के अनुसार, इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट के अनुसार विल का रजिस्ट्रेशन कराना आवश्यक नहीं है। लेकिन अगर 2 तरह की विलें हैं, एक व्यक्ति ने 2 विल लिखी है, एक विल है जो रजिस्टर्ड है और एक विल है जो नहीं रजिस्टर्ड है, उन दोनों में अगर प्राथमिकता देनी है तो
निश्चित तौर पे जो रजिस्टर्ड विल है, जो सब रजिस्ट्रार के दफ्तर में जाके उसका रजिस्ट्रेशन कराया गया है, वो विल को प्राथमिकता दी जाएगी। बिल्कुल। तो इसलिए सबसे पहला जो एक बिंदु है वो ये है कि अगर ये मुनासिब हो, अगर आपके पास इतना समय हो, क्षमता हो, तो आपको अपनी विल को रजिस्टर्ड जरूर कराना चाहिए, क्योंकि जो इंडियन एविडेंस एक्ट के तहत जो रजिस्टर्ड विल है उसको अनरजिस्टर्ड विल के ऊपर प्राथमिकता दी जाती है। बिल्कुल, ये अहम जानकारी थी संजय चड्ढा जी जो दे रहे थे, और जाहिर तौर पर वसीयत को लेकर आपके मन में कई सवाल थे, उनके जवाब मिल चुके हैं। कोई समय नहीं होता है, लेकिन यह है कि कुछ तकनीकी पहलू हैं जिनको आपको बहुत ध्यान से, बारीकी से करना होगा। समय की कमी है। बहुत बहुत शुक्रिया संजय चड्ढा जी, आप हमारे साथ लगातार बने रहे प्रॉपर्टी एक्सपर्ट में। और इसी के साथ ही प्रॉपर्टी एक्सपर्ट में आज के लिए फिलहाल इतना ही।